हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे चंपारण आंदोलन के बारे में। एक साल उत्तर प्रदेश पीसीएस में प्रश्न पूछा था। चंपारण आंदोलन की विशेषताओं तथा महत्व को स्पष्ट कीजिए और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है, रेलिवेंसी क्या है, उस पर भी प्रकाश डालिए। तो 3 प्रश्न है इसमें। चंपारण आंदोलन की विशेषता क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी रेलिवेंसी यानी कि आज के समय में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले चंपारण आंदोलन को अगर थोड़ा सा बेसिक चीज़ जान लें तो 1917 में 1917 में चंपारण का सत्याग्रह हुआ था। उस समय क्या था कि अंग्रेज़ों ने एक नियम बना रखा था कि आपको अपने कुल खेत के 1/3 हिस्से पर जो है नील की खेती करना है। तो नील की खेती की विशेषता होती है कि जिस खेत पर आप नील खेती करते हैं वहाँ पे उसकी उर्वरता जो है घट जाती है। तो वहाँ के किसानों ने 1917 में गांधी जी को इनवाइट किया, क्योंकि आपको पता है कि 1915 में गांधी जी का आगमन भारत में हुआ था, 9 जनवरी 1915 में। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि आप जो है 1 साल तक पहले स्टूडेंट की तरीके से भारत का एक तरीके से सर्वे कीजिए, उसका अध्ययन कीजिए। तो 1916 तक वो भारत का अध्ययन किए थे, यानी घूम डाले थे और भारत के बारे में समझ रहे थे। जैसे इनका ये सीखना ये सब हो गया तो 1917 में उन्होंने सबसे पहले जा कर के बिहार के चंपारण में ये नील आंदोलन, चंपारण आंदोलन को संभाला था। तो इसका हुआ था 1917 में, यानी गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वो 1917 में हुआ था। हालांकि अफ्रीका में जो है इससे पहले भी हुआ था उनका, लेकिन भारत में पहला 1917 में हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ उसके बारे में जानते हैं। बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 का चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। नागरिक अवज्ञा आंदोलन मतलब होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टाइप का। तो ये पहला था। इस आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने लोगों के विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का पहला प्रयास किया। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की शक्ति से आग्रह, यानी कि सत्य की शक्ति बहुत बड़ी है और इसी के जरिए आग्रह करना, ना कि शारीरिक बल का प्रयोग करना, इसी को बोलते हैं सत्याग्रह। तो पहला प्रयास किया था जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। महात्मा गांधी के लिए चंपारण आंदोलन का मुख्य केंद्र चंपारण के किसानों की दुर्दशा को दूर करने का था। अंग्रेजों ने चंपारण के पट्टेदार किसानों को जबरन बड़े पैमाने पर नील की खेती करने का फरमान सुनाया था कि आप नील की खेती कीजिए, क्योंकि उससे जो है डाइज उनको मिलते हैं जो कि कपड़ों पर लगाया जाता है। तो ज़बरदस्ती ये फरमान अंग्रेज़ों ने किया था कि आपको नील की खेती करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने सक्षम वकीलों के साथ चंपारण जिले के लोगों को संगठित किया। उन्होंने जनता को शिक्षित करने में सक्रिय भूमिका निभाई और साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर आजीविका के विभिन्न तरीकों को अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत बनना सिखाया। यानी कि उन्होंने कहा कि आपको अगर नील की खेती करवाते हैं तो आप मत कीजिए, इसके स्थान पे आप कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे कि आप आत्मनिर्भर हो सकें आर्थिक रूप से। यह आंदोलन न केवल ब्रिटिश हुकूमत द्वारा नील की खेती के फरमान को रद्द करने में सफल साबित हुआ, बल्कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह वाले असरदार तरीके के साथ भारत के पहले ऐतिहासिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन के तौर पर भी सफल साबित हुआ। यानी ये आंदोलन कुल मिलाकर के सफल साबित हुआ था। इसकी विशेषताएं क्या थी तो बिंदुवार तरीके से विशेषताओं को देख लें। पहला, सत्य पर आधारित भारत का प्रथम अहिंसक आंदोलन था। ये गांधी जी का सत्य पर आधारित पहला अहिंसक आंदोलन था, ये पहली इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता, विरोधियों की निंदा करने के स्थान पर उनकी गलत नीतियों तथा शोषण युक्त व्यवहार का तर्कपूर्ण विरोध करना था। यानी कि इसमें कुल मिलाकर के अहिंसा हम नहीं करेंगे, हम जो अपनी बात मनवा रहे हैं उसके पीछे एक तर्क है, लॉजिक है, और इसके आधार पर हम अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। तीसरी विशेषता, महिलाओं तथा अन्य स्थानीय तथा कमज़ोर समझे जाने वाले वर्ग की इसमें भागीदारी हुई। यानी पहली बार ऐसा हुआ कि महिला लोग जो हैं इसमें शामिल हुई थी। हालांकि इसके पहले भी महिलाएं शामिल होती थी, लेकिन भारी मात्रा में इसमें शामिल हुई थी महिला भी। नैतिक आधार पर कानून के गलत होने पर कानून के आग्रहपूर्ण उल्लंघन पर बल। यानी कि अगर कोई कानून बना हुआ है वो अगर गलत है तो हम नैतिक तरीके से उसका विरोध करें, इस पर बल दिया गया पहली बार। अगली विशेषता है कि अपनी प्रतिबंधित गतिविधियों की पूर्व सूचना के द्वारा सत्ता पक्ष का विश्वास लेकर उन पर नैतिक दबाव डालने की नीति। यानी कि हमारे ऊपर जो कानून बनाया गया, एक्ट मान लीजिए कोई बनाया गया है, तो हम उसकी पहले सूचना देंगे
आधिकारिक सूचना देंगे कि हम विरोध करने जा रहे हैं, प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब उठे झोला झंडी लेकर के प्रोटेस्ट करने लगे, तो ये जो है कानून का उल्लंघन हो जाता है। पहले अनुमति लेना ही चाहिए। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो पहले अनुमति लेते हैं कि हमें करना है चीज़, ऐसे ही कोई नहीं आता है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने सूचना दे करके, सत्ता पक्ष को सूचना दे करके फिर आंदोलन को प्रारंभ किया। इसका महत्व क्या था? महत्व में पहला है कि बिना किसी कठोर कार्रवाई के तीन कठिया पद्धति का अंत किया गया। तीन कठिया पद्धति क्या है कि तीन कठिया पद्धति का अंत इसमें किया गया, यानी 1/3 जो फसल पे आपको नील की खेती करना है उस पद्धति का अंत किया गया इसमें। तो इसका पहला महत्व। दूसरा, अंग्रेज़ों तथा बागान मालिकों का हृदय परिवर्तन हुआ। अंग्रेज़ों का भी हृदय परिवर्तन हुआ, जो वहाँ पे किसान हैं, बागान मालिक हैं, किसान हैं, उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ। तीन कठिया पद्धति के समाप्त होने के बाद भी बागान मालिक और किसानों के संबंध खराब नहीं हुए। तो ये दूसरी विशेषता थी, क्योंकि सही तरीके से सत्याग्रह कर दिया गया तो आराम से दोनों के बीच में संबंध बाद में भी मधुर रहे थे। गांधी तथा उनकी अहिंसात्मक पद्धति का महत्व बढ़ा और वह एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे। यानी कि गांधी जी का महत्व बढ़ा क्योंकि पहली बार सत्याग्रह किया और पहली बार ही झंडा गाड़ दिए, तो उनका महत्व जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया था, वैश्विक नेता के रूप में उभर गई है। अगली महत्व क्या है कि आगे के भारतीय आंदोलनों के लिए एक प्रेरक घटना बनकर उभरा। यानी आगे के भी आंदोलन जो है सत्य के तरीके से उसको जीत हासिल की जा सकती है, इसका एक यहाँ पर एग्जाम्पल पेश किया गया। अंततः इसी नीति पर चलकर भारत स्वतंत्र भी हुआ। और इसके अलावा सत्याग्रह आंदोलन देखें, चंपारण तो पहला था 1917 में। 1917 में जब ये आंदोलन पूरा करके गए अपने गुजरात में, तो वहाँ पर भी जो है किसानों का विद्रोह चल रहा था, क्योंकि 1917 में गुजरात के खेड़ा वाले जो किसान थे उनकी फसल नष्ट हो गई थी और प्लेग की महामारी बढ़ रही थी, जिसके कारण से उनके पास इनकम जो है कम हो गया था। लेकिन अंग्रेज़ जो हैं उनके ऊपर टैक्स पहले की तरीके से लगा रहे थे, बल्कि बढ़ा रहे थे, तो वो देने की स्थिति में नहीं थे। तो इसके विरुद्ध आंदोलन चला, जिसको बोलते हैं खेड़ा आंदोलन। ये भी सत्याग्रह था जिसमें उनको सफलता मिली थी, यानी कि जो किसान आंदोलन था उसको सफलता मिली थी। तो देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग सामाजिक समूह जो है इसमें इमर्ज हो रहे हैं। पहले किसान भी इसमें इमर्ज हुए, फिर महिलाएं भी इमर्ज हुई, और बाद में जो है जो उद्योगपति लोग हैं, उद्योगपति या मजदूर वर्ग हैं, वो भी इसमें इमर्ज होते चले गए। अब देखें कि ये जो चंपारण आंदोलन है, यानी कि सत्याग्रह आंदोलन कह लें, इसकी प्रासंगिकता आज के समय में किस प्रकार से है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सालों के बाद नेल्सन मंडेला द्वारा इसी नीति का प्रयोग करते हुए अफ्रीका में स्वतंत्रता प्राप्त किया जाना वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता को दर्शाता है। यानी 1917 में गांधी जी ने चलाया था और नेल्सन मंडेला ने इन्हीं सत्याग्रह का प्रयोग करते हुए अफ्रीका में जो है स्वतंत्रता संग्राम का कहने के नेतृत्व कर रहे थे ये, तो वहाँ पे उन्होंने भी इसका प्रयोग किया था और 1995 में दक्षिण अफ्रीका को भी आज़ादी मिल गई थी। तो इसके पीछे एक सत्याग्रह भी एक प्रेरणाक स्रोत था नेल्सन जी के लिए। सेकंड, एक सकारात्मक राजनीति के विकास में भी सहायक है। सकारात्मक राजनीति ऐसे मतलब कि अगर कोई कानून बन गया आपके खिलाफ है तो आप जो है तुरंत विरोध ना करने लगें, मतलब हिंसात्मक विरोध न करने लगें। तो सकारात्मक राजनीति के विकास में सहायक रहा था, जहां विरोधी पक्ष एक दूसरे की निंदा करने के स्थान पर एक दूसरे की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। ठीक है। अगला, जनता के द्वारा सरकार की अतार्किक नीतियों के विरोध के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है। यानी अगर कोई अतार्किक नीति है तो उसके लिए हम आराम से उसका विरोध करें, शांतिपूर्वक विरोध करें, और उसका महत्व भी ज़्यादा होता है और सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तोड़ फोड़ से होने वाले नुकसान को कम करने में मतलब सहायता मिलती है, ताकि कोई कानून ऐसा ना बने कि आप विरोध करते समय तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगे। तोड़ फोड़ ना ही करें तो उसका प्रभाव ज़्यादा भी पड़ता है। अभी वर्तमान में देखें तो हरियाणा सरकार ने एक कानून भी पारित किया है कि अगर आप तोड़ फोड़ करते हैं तो आपके ऊपर जो है आपकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी या आपके ऊपर जुर्माना बहुत तगड़ा लगा दिया जाएगा। इस प्रकार का कानून जो है सबसे पहले यूपी में आया था और सेकंड नंबर पर जो है हरियाणा में इस प्रकार का कानून लाया गया है कि आप सार्वजनिक या निजी संपत्ति को तोड़ फोड़ करते हैं तो आपसे हर्जाना वसूला जाएगा। हड़ताल
जो है आप मतलब आप विरोध तो कर सकते हैं लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप तालाबंदी वगैरह ये सब नहीं कर सकते हैं। मूल अधिकार आपको प्रोवाइड किया गया है लेकिन मूल अधिकार के उसमें आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं। शांतिपूर्वक हड़ताल मतलब विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इसकी प्रासंगिकता और क्या है कि विरोध के लिए अहिंसा पर बल देने के कारण आतंकवादी घटनाओं को रोकने में सक्षम है। यानी कि कुल मिलाकर के अव्यवस्था ना फैल जाए, अशांति ना फैल जाए, तो इसके लिए सत्याग्रह अच्छा है आज के समय में भी है। अगली प्रासंगिकता, सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की प्रेरणा के कारण समावेशी विकास में सहायक होता है। सत्याग्रह में सभी लोगों को इंक्लूड कर लिया जाता है जिससे इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सकता है। तो इससे स्पष्ट है कि 100 से ज़्यादा साल के बाद भी आंदोलन की प्रक्रिया विश्व में शांतिपूर्ण समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने में सक्षम है। तो ये था कुल मिलाकर के चंपारण सत्याग्रह जिसको हमने देखा। चंपारण सत्याग्रह के पहले क्या हुआ था तो उसको थोड़ी सी घटना देख लें। 1914 से लेकर के 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और इसका प्रभाव भारत के ऊपर बहुत ही गलत पड़ा था। गलत इस तरीके से कि बहुत सारे भारतीय जो लोग थे जो कि सेना में भर्ती थे उसमें भर्ती हुए थे और ब्रिटिश इंडिया की तरफ से जो भारतीय सेना थी उसमें शामिल हुई थी। तो बहुत सारे लोग बंदी बना लिए गए थे, मारे गए थे, जिसके कारण से भारतीय सेना की संख्या कम हो गई थी। तो जबरन भर्ती कराना शुरू कर दिए 1918 के बाद अपने सेना में, क्योंकि उनकी संख्या कम हो गई थी युद्ध के कारण। अगला, रक्षा व्यय जो है अंग्रेज़ों का बढ़ गया था क्योंकि बहुत सारा डिफेंस में उनका खर्चा हुआ था। जब रक्षा व्यय बढ़ गया तो टैक्स जो है भारत के लोगों के ऊपर बढ़ाने लगे कई तरीके से। इसके अलावा जो ट्रेड होता था, ट्रेड में भी बहुत तरीके से टैक्स ये बढ़ाने लगे, सीमा शुल्क बढ़ा दिए और नया नया एक और टैक्स लेकर के इंट्रोड्यूस किए जिसका नाम था आयकर, इनकम टैक्स। 1913 से लेकर के 18 के बीच में देखें तो भारत में जो महंगाई है वो 2 गुनी तक भी पहुंच गई थी। इसके अलावा 1918 और 1919 यानी इस वाले एक साल में और 1920-21 यानी इस वाले एक फसल चक्र में जो है ये 2 साल फसल जो है बहुत नष्ट हो गया था और इसी समय प्लेग महामारी जो है ये भी फैल गई थी। फ्लू महामारी जो है ये फैल गई थी जिसके कारण से कई लोगों की जानें गई थी। 1921 में ये फ्लू के कारण करीब 1,20,000 मतलब 1.25 करोड़ के आसपास लोग मारे गए थे। तो ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। सत्याग्रह का बेसिक मतलब होता है सत्य की शक्ति पर आग्रह है जिसमें शारीरिक बल का प्रयोग नहीं किया जाता है, अहिंसात्मक तरीके से कह लें कि आंदोलन किया जाता है। सबसे पहला एग्जाम्पल है 1917 का बिहार का चंपारण आंदोलन जो कि नील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इससे पहले भी नील आंदोलन हुआ था 1858 में। 1858 में इससे पहले भी नील आंदोलन हुआ था बंगाल में, लेकिन गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था वो 1917 में हुआ था जिसको कहते हैं बिहार का चंपारण सत्याग्रह या बिहार का नील आंदोलन। फिर 1917 में दूसरा सत्याग्रह हुआ गुजरात के खेड़ा में जिसमें फसल खराब हो गई थी, प्लेग महामारी बढ़ गई थी तो किसान जो है अपना लगान नहीं दे सकते थे। तो खेड़ा का सत्याग्रह आंदोलन चला 1917 में ही, ये दूसरा था गांधी जी का। 1918 में तीसरा सत्याग्रह आंदोलन चला, कहाँ पर? सूती कपड़ा के कारखाने में जो कि अहमदाबाद में था। तो अहमदाबाद का सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना जिसमें सत्याग्रह चलाया गया तो 1918 में ये तीसरा था। तो पहला चंपारण, दूसरा गुजरात का खेड़ा, तीसरा अहमदाबाद सत्याग्रह, ये 3 उनके सत्याग्रह थे। फिर 1919 में आ गया था रॉलेट एक्ट आ गया था तो इसके खिलाफ उन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन जो है चलाया, असहयोग आंदोलन जो है। ये रॉलेट एक्ट जब आ गया था 1919 में तो उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को चलाया। तो ये था इस वीडियो में डिस्कशन इस वाले प्रश्न पर। तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।